नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती एक खूप मान्यवर मोठे उपस्थित आहेत ज्यांचं नाव आहे मिस्टर सुजित सर. आणि सुजित सरांचं खरंच खूप मनापासून स्वागत आहे. सर आपका हार्दिक स्वागत आहे. सुजित सरांचं जर इंट्रोडक्शन करायचं झालं तर जवळपास 25 वर्ष, म्हणजे आता जे विद्यार्थी आपले व्हिडिओ बघतायत त्यांचं जेवढं वय सुद्धा नसेल तितका अनुभव सरांचा आहे. आणि मुंबई मधले सगळे रेप्युटेड काही इन्स्टिट्यूट आहेत तिथं सरांनी शिकवलेलं आहे, विविध विषयांवरती चर्चा केलेली आहे मुलांसोबत. आणि त्याचबरोबर सुपर 30 तुम्ही चित्रपट बघितला असेल, आनंद कुमार यांची सुपर 30ची एक बॅच असते आणि त्या बॅचला सुद्धा सरांनी शिकवलेलं आहे. त्याच्यामुळे सरांचा अभ्यास जो आहे तो खूप मोठा आहे. विद्यार्थी जे 8वीचे असतील, 9वीचे असतील, 10वीचे असतील आणि 11वी 12वी किंवा जे कॉलेजला असतील तर त्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही चर्चा खूप महत्त्वाची आहे. सरांचा जो काही अनुभव आहे तो आजच्या चर्चेच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहे. तर सुजीत सर, आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है. थैंक यू सो मच. और अभी आगे का जो डिस्कशन है वो हिंदी में होगा, बिकॉज सर अच्छी तरह से हिंदी बोलते हैं, तो हम और आप सभी हिंदी में ही बातचीत करेंगे. तो देखिए, सब पहला जो सवाल है जो मतलब बहुत सारे बच्चों के मन में है आज से अगर देखा तो सवाल ऐसा है कि देखिए आज के ज़माने में रील स्टार हम देखते हैं, यूट्यूबर्स देखते हैं, या फिर छोटे मोटे बिजनेस MBA चाय वाला देखते हैं. ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करके भी लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं. तो ये सिचुएशन में जो प्रोफेशनल फील्ड है वो इम्पॉर्टेंट है क्या? जैसे कि बाबा चलो मैं मेडिकल करता हो, इंजीनियरिंग करता हो या फिर टीचर बनता हो, तो ये ज़रूरी है कि अगर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर यहाँ से अगर पैसे मिलते होंगे तो ये चीज़ें सीखने की क्या ज़रूरत है? ऐसे सवाल बच्चों के मन में है. आपको क्या लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? आपका सवाल जितना अच्छा है उससे पहले उसके आंसर पे मैं आऊँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने ये मौका दिया आंसर देने का. और रियली सॉरी कि मैं एक्चुअल में मराठी बोलता हूँ, बट जो थॉट है उसको अगर मुझे फास्ट कन्वे करना है तो वो मैं हिंदी में बेटर कन्वे कर पाऊँगा. तो रियली सॉरी. मैं खुद भी चाहता कि मैं पूरा का पूरा इंटरव्यू मराठी में करता, बट एनीवेज आई होप कि आप लोग उतना संभाल लोगे. एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, ये सवाल पे एक चीज़ मिसिंग है सर. अब आजकल कोई भी देख रहा है डॉली चाय वाला, वो MBA पान वाला चल रहा है, ग्रेजुएट पान वाला चल रहा है. एक चीज़ जिस पे लोग नहीं सोच रहे हैं वो ये है कि क्या ये करियर स्टार्ट तो हो गया है लक के थ्रू. अब वो सोशल मीडिया का ज़माना, कोई भी चीज़ अगर अचानक से आ जाती है सोशल मीडिया पे, थोड़ा बहुत भी अगर उसको पॉपुलैरिटी मिल गई तो ओवरनाइट वो चीज़ें डेवलप तो हो जाती है. पर डेवलपमेंट के बाद एक और स्टेज आता है, दैट इज़ कॉल्ड अ सस्टेनमेंट. क्या ये लोग सस्टेन कर पाएंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल फील्ड, जब हम प्रोफेशनल फील्ड की बात करते हैं तो प्रोफेशनल फील्ड में जाने से पहले आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. एक डॉक्टर ओवरनाइट डॉक्टर नहीं बनता, वो पॉपुलैरिटी से डॉक्टर नहीं बनता. डॉक्टर बनने के पीछे एक ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है. कोई बुराई नहीं है अगर आप सोशल मीडिया से पॉपुलर हो जाओ, आप किसी भी फील्ड में अचानक से ओवरनाइट स्टार बन जाओ. स्टार तो आप बन जाओगे, पर क्या आप वहाँ पे सस्टेन कर पाओगे? डेवलप तो आपने कर लिया. ये लोग मिस कर जाते हैं. क्या कारण है कि आज 20-20, 30-30 साल से शाहरुख खान इतने टॉप पे हैं? क्या कारण है कि इतने डाउनफॉल्स देखने के बाद भी मनोज बाजपेयी की वीडियोज़ आप अभी भी देखोगे वेब सीरीज़ पे, भाई साहब टॉप पे चल रहा है. उसके पीछे ओवरनाइट सक्सेस नहीं है सर, एक डीप ट्रेनिंग इन्वॉल्व है. अगर आप प्रोफेशनल करियर्स को छोड़ रहे हो तो ठीक है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि अगर अब इंजीनियरिंग का वो स्कोप नहीं रहा तो मैं भी अब उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं कर सकता. बट अगर आप उसको रिप्लेस भी कर रहे हो तो आप करियर का फील्ड चेंज कर सकते हो. पर वो जो ट्रेनिंग वाला पार्ट था, वो ट्रेनिंग वाला पार्ट तो सर हमेशा रहेगा. बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको लग रहा है अब इंजीनियरिंग मेडिकल में स्कोप नहीं है, लेट्स लीव इट. सोशल मीडिया पे कुछ भी करते हैं, हंगामा वगैरह, वो बड़ा पाव ये वो कुछ भी करते हैं, हंगामा करके आप पॉपुलर तो हो जाओगे. पर क्या इससे आप 10 साल तक सस्टेन कर पाओगे? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देख लो. 5 साल पहले जो आदमी पॉपुलर हुआ था किसी भी रीज़न से, आज वो कहाँ है? तो सोशल मीडिया आपको ओवरनाइट सक्सेस तो दिला देगी, बट आप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए. तो अगर आपको सोशल मीडिया पे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक यूट्यूबर ही बनना चाहते हो, तो मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ कि आप इंजीनियरिंग छोड़कर यूट्यूबर मत बनो, आप बनो, पर उसकी भी आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो. जब हम प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करते हैं तो प्रोफेशनल वर्ड के अंदर एक ट्रेनिंग वर्ड आता है, वो पार्ट मिसिंग हो गया है. हर किसी को लग रहा है प्रोफेशनल करियर्स बकवास हैं, उसको छोड़ देते हैं. ठीक है, आप वो छोड़ दो, पर वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था प्रोफेशनल करियर में, वो सिस्टम गलत नहीं था. अब वो आउटडेटेड हो गए हैं वो फील्ड, तो ठीक है, आप मत करो. बट वो फील्ड के अंदर जो प्रोसेस चल रहा था सर, वो प्रोसेस आउटडेटेड नहीं हुआ है. प्रोसेस आज भी उतना ही काम करता है. आज भी वही लोग यूट्यूब पे स्टार हैं जो सीखे हुए हैं.
जिनके पास कुछ मटेरियल है, अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप रातों रात स्टार बन गए, आप 1 साल तक लोगों को टाइम पास दे पाओगे। 1 साल के बाद आपके पास क्या होगा एंटरटेनमेंट के नाम पे? अल्टीमेटली वहाँ पे ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है। तो अगर कोई सीख कर कुछ भी ऐसा कर रहा है, इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहा है या यूट्यूबर बन रहा है, तो कुछ भी बुराई नहीं है। पर वो ट्रेनिंग वाला पार्ट जो बच्चे मिस कर दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि इंजीनियरिंग में जाएंगे 5 साल पढ़ेंगे लेकिन यूट्यूब पे हम ओवरनाइट बन जाएंगे। नहीं, यूट्यूब भी एक प्रॉपर जर्नी है, इंस्टाग्राम भी एक प्रॉपर जर्नी है, उसके बारे में भी सीखना पड़ता है। इसीलिए आपको आज भी 1 लाख लोग अगर आए होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आज भी आपको सिर्फ 100 ही लोग मिलेंगे जो लंबा चल पाए। बाकी सब साल 2 साल 3 साल में सब चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के नाम पे कुछ था ही नहीं। लक ने फेवर कर दिया, ओवरनाइट सबके सब स्टार बन जाते हैं, बट अल्टीमेटली दे ऑल वैनिश। तो जब भी आप प्रोफेशनल करियर का ऑप्शन कुछ ढूंढ रहे हो, तो जो भी आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर उसके पीछे एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग का सिस्टम होना चाहिए। आपने कहीं सीखना चाहिए, वो किसी इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छे एक्सपर्ट से, तो वो चीज़ ठीक है। अदरवाइज प्रोफेशनल जो सिस्टम था वो कभी नहीं खत्म होगा। हाँ, वो हो सकता है कि प्रोफेशन के रिप्लेसमेंट्स तो आते रहें, पास्ट में भी आते रहें, आगे भी आते रहेंगे। तो इंजीनियरिंग तो अब लगभग रिप्लेस हो जाएगी। मेडिकल का कोई रिप्लेसमेंट मुझे आगे भी नहीं दिखता। एडवांसमेंट आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि वो रिप्लेस होगा। तो जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में कदम रख रहा है, सोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है, उसको इस बात का बस ध्यान रखना है कि वो ट्रेनिंग लेकर आए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, ज़बरदस्त सर। मतलब सस्टेन होने के लिए बहुत ज़रूरी है ये प्रोफेशनल वर्क। अभी हमने हाल ही में देखा, तो अभी ये T20 वर्ल्ड कप चालू है, जिसमें अमेरिका के लिए खेलने वाला जो सौरभ नेत्रवलकर है, जो हमारा महाराष्ट्र का है, तो वो IT इंजीनियर है, IT कंपनी में काम भी करते हैं और अमेरिका के लिए खेलता भी है। ओरेकल में था, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में है। भाई साहब को यूकेलेले बजाने आता है, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। इतनी सारी क्वालिटीज लेकर अगर वो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्रिकेट तो ठीक है, वो जो है आता है वो आता है, लेकिन प्रोफेशनल वर्क उन्होंने छोड़ा नहीं। आज भी कंपनी में काम कर रहे हैं रेगुलरली। ये बच्चे, ये आजकल की जनरेशन नहीं सीखती है, नहीं सीखती। उनको लगता है कि अब ओवरनाइट जब सक्सेस मिल गई है, तो फिर तो हम जैसे लोग गलत हो गए। हम जैसे लोग शॉर्ट टाइम के लिए आपको गलत लग रहे हैं, हम लोग गलत हुए नहीं है। आप लॉन्ग टर्म जब खेलोगे ना, तो अब सर कितने लोग, आपने क्रिकेट की बात की है, क्यों ऐसा है कि सचिन इतना लंबा खेल पाया, क्यों इतना कि द्रविड़ खेल पाया? आप इनके जाके बेसिक्स चेक करो, आप इनकी ट्रेनिंग चेक करो। इनकी ट्रेनिंग जैसी हुई है, बाकी के जो IPL के प्लेयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग वैसे नहीं होती है। IPL में हर साल आपको एक प्लेयर एकदम टॉप पे जाता हुआ दिखेगा, 3 साल के बाद वो गायब हो जाता है। ट्रेनिंग नहीं है। उनको भी ओवरनाइट सक्सेस मिलती है, सबको लगता है अभी 4 सेंचुरीज मार दी, 4 हाफ सेंचुरीज मार दी, पॉपुलैरिटी मिल गई, फैन फॉलोइंग हो गई, पर 3 साल के बाद आज वो लोग कहाँ हैं? प्रोफेशनलिज्म विल नेवर डाई। प्रोफेशनलिज्म हमेशा रहेगा, प्रोफेशंस बदलते रहेंगे। तो वो जो सिस्टम बनाया गया है ना हर प्रोफेशन के लिए, वो सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आप नो मैटर, आप क्रिकेट खेलो, आप सिंगिंग करो, आप सोशल मीडिया पे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सस्टेन करना चाहते हो, वरना आपके इससे बस वही 2-5 साल का जो पॉपुलैरिटी है वही आएगा, वही लाइमलाइट में आप 2-4 साल के लिए हो। कंटेंट तो चाहिए ना सर। कंटेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर कोई इंसान 4 साल क्रिकेट सीख रहा है, तो वो पागल नहीं है सर। अगर सिर्फ बैट लेकर, बॉल देखकर 6 मारा जा सकता, तो फिर इतने घंटे कोई एक प्रोफेशनल क्रिकेटर क्यों नेट में प्रैक्टिस करेगा? ये तो सिंपल फॉर्मूला होगा कि बैट लेकर जाओ और 6 मार दो। उसमें बहुत सारे एंगल इन्वॉल्व होते हैं, और वो लोग जब सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तब वो आपको पागल लगते हैं। पर 10 साल के बाद आप देखोगे तो वही लोग आपको उस लॉन्ग रेस में दौड़ते हुए नजर आएंगे। बाकी सब 2 साल 5 साल सारे लोग निकल जाते हैं। यस, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छी बात आपने रखी। आगे का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड और उसके आगे जाने वाला है। पिछले महीने में एक मराठी न्यूज़ चैनल के ऊपर एक न्यूज़ थी। देखिए, IIT में जब बच्चा एडमिशन लेता है, तो वो सोचता है कि मेरा जॉब कंफर्म है, प्लेसमेंट मुझे मिलेगी। लेकिन न्यूज़ ऐसी थी कि IIT के हज़ारों बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिली थी, जॉब नहीं मिल रहा था IIT से बाहर पढ़ने के बाद भी, बिकॉज ऑफ AI के वजह से उनके जॉब गए। तो आज के सिचुएशन में IIT से बाहर निकलने वाले बच्चे भी जॉब के लिए थोड़ा सा तरस रहे हैं बिकॉज ऑफ AI। तो आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो अलग अलग जगह पे एजुकेशन होगा, या फिर कोई सोशल मीडिया होगी, या फिर अलग अलग जगह पे वो AI जो है वो क्या इम्पैक्ट लाने वाला है, और उस हिसाब से हमें कैसे प्रिपेयर रहना है आगे के फ्यूचर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गॉड ब्लेस यू, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। जो आपने IIT की बात की, कि अभी इस साल के जो IIT बॉम्बे के
जो हमारा टॉप इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग में, उसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। तो IIT बॉम्बे के 34% स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, 34%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, और वो भी हमारे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में। अब अगर IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स का ये हाल है तो बाकी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में बहुत कुछ खराब करेगा, पर वही है कि वो दो धारी तलवार है। अगर आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विक्टिम हो तो फिर वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा, बट अगर आप उसी के आप यूज़ करने वाले बन जाओ तो फिर तो वो आपके लिए बून है। अगर आपने उसको कर्स कैसे बना लिया है, अब हमारे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत है, कुछ सिस्टम की भी गलती है कि उनको वैसा ट्रेन नहीं किया जाता, पर कुछ स्टूडेंट्स भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कभी ट्राई नहीं मारते। फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग ले लिया, अब इंजीनियरिंग ले लिया है तो आपको सिलेबस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना, ये थोड़ी किसी ने बोला है। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो आउटडेटेड होता है, तो आप ये अच्छे से जानते हो कि 4 साल इंजीनियरिंग में जो आप पढ़ने वाले हो वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ये बात रियलाइज करने के बाद भी अगर आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करते बैठे हो तो कुछ तो आप भी अपना रिस्क फैक्टर इंक्रीज करते जा रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया पूरे देश में, अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो सबको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में लगभग 60 to 80% जॉब क्राइसिस आने ही वाला है। इसके बाद भी स्टूडेंट सिलेबस पे ही डिपेंडेंट है, तो इसमें थोड़ी गलती तो स्टूडेंट्स की भी है। अब जब आपको पता चल गया कि एक तूफान आने वाला है तो कुछ प्रिपरेशन तो आपको अपने लेवल पे भी करनी पड़ेगी, आप सब कुछ तो कॉलेज पे नहीं डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर आज 5 साल बाद बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया तो 30 साल बाद, पर सर ये बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अल्टीमेटली अगर एक इंसान दुकान चला रहा है, दुकान चलाते टाइम उसने 2 वर्कर रखे हैं, वो 2 वर्कर का काम अगर एक मशीन करके दे रही है और वो मशीन आ रही है 10 से 30 हज़ार के बीच में, तो एक दुकान वाले को भी पता है कि मैं 2 वर्कर्स को क्यों हायर करूं, इसके लिए किसी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे स्टूडेंट्स को समझ गया है कि जितनी जल्दी हो सके AI की तरफ जाओ। अब आप किसी भी कोर्स में, आप सिविल इंजीनियरिंग में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, आपके कोर्स का सिलेबस कुछ भी हो, आप अपने लेवल पे भी तो हाथ पैर मार के बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से करस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हो। ये आपका भी तो काम है कि आप थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ हाथ पैर मारो। अगर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाओगे कि नहीं सर मेरे कॉलेज के कोर्स में कुछ नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो हमको तो जो पढ़ाया जा रहा है हम लोग वही ट्रेनिंग लेंगे, तो सर फिर आपकी बात सही है। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल कुछ ऐसा तूफान लाएगा जो शायद जिसके लिए इंडिया रेडी नहीं है। ओके। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे इम्पैक्ट डालेगा गरीब से लेके अमीर तक। अमीर तो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, दे हैव ऑल द रिसोर्सेस, बट गरीब लोग इससे जो स्टूडेंट क्लास है हमारा स्पेशली, उसके लिए तो सर ये बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। अनफॉर्चुनेटली इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। बच्चों ने बस सुन लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ तो भी नुकसान होने वाला है। दे डू नॉट रियलाइज़ कि ये जो नुकसान है ये कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करेगा उनके पूरे लाइफ को, करियर को, फैमिली लाइफ को, इमोशनल जो जर्नी है उनकी आगे की, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा लेवल पे इम्पैक्ट होने वाली है। अब मुझे भी बुरा लगता है कि इसके बारे में आज भी सोशल मीडिया पे तो थोड़ी बहुत बात हो रही है, पर अगर मैं रूट लेवल पे देखूं तो कुछ खास अवेयरनेस नहीं है, सबने बस खाली नाम ही सुन के रखा हुआ है। बट स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस, और उसका एक ही तरीका है, आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी एंगल से कोई ना कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स आप कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंडिया में सिखाया जा रहा है दैट इज स्टिल आउटडेटेड। फर्स्ट लेवल का जो नॉलेज होता है वो इंडिया कभी भी राइट टाइम पे नहीं आता सर, वो हमेशा वो लेट ही आता है। तो स्टूडेंट्स को अब अपने लेवल पे कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दे हैव टू गेट आउट ऑफ कॉलेज लाइफ कि नहीं कॉलेज का सिलेबस ये, अगर वो लोग उसमें ही रह गए तो आई डोंट थिंक कि फिर वो लोग बच पाएंगे। ओके, यस, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बहुत आगे जा सकता है और बहुत उसमें डेवलपमेंट हो सकती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मतलब आपने जो कुछ बताया तो ऐसा लग रहा है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो वो आने वाले समय में हमें यूज़ करेगा। 100% हमें उसको यूज़ करना है, उसने हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये बात बहुत सही लगी। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट हो गया है जो आने वाले समय में अलग अलग शाखा में आ जाएगा, मतलब कॉलेज में आ जाएगा या फिर अलग अलग फील्ड में आ सकता है। लेकिन अभी हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे सीखते हैं, जिसमें 10th तक है, 11, 12 तक है, तो उनको एक सवाल उनके मन में है कि बाबा देखिए पहले क्या था कि जब हमारा ज़माना था तो बच्चे लोग ITI करते थे, चलो जॉब मिलेगा। फिर उसके बाद आया कि चलो भाई D.Ed करते हैं, जॉब मिलेगा। फिर आया इंजीनियरिंग, आया IT आया, मेडिकल आया। तो अभी सवाल है कि बाबा भाई इंजीनियरिंग में जाओ या फिर मेडिकल करो, कहाँ मुझे जॉब मिलेगा, ऐसे सवाल बच्चों के बीच मन में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग वर्सेस मेडिकल
क्या चूज़ करना चाहिए बच्चों ने? मैं तो सर इसमें हमेशा से डिसाइडेड हूँ। मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपके पास सच में चॉइस है तो आपको ब्लाइंडली मेडिकल चॉइस करना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट कि अगर आप दोनों में से मेडिकल में जा सकते हो और अगर आप उसके बाद भी इंजीनियरिंग चूज़ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो बहुत ह्यूज रिस्क है। आप ऊपर वाला करे कि आप बच जाओ, बट चांसेस बहुत कम है। इंजीनियरिंग सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दिक्कत ये है ना कि वो इतने स्केल अप लेवल पे काम कर रहा है और प्लस वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो आप उससे कितनी दिन तक बच पाओगे? फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऐसा नहीं कि खाली सिविल इंजीनियरिंग में, ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। पहले तो वो सारे फील्ड में। दूसरी बात कि उसका कोई लिमिट नहीं है कि वो यही कर सकता है, इसके आगे तो नहीं जाएगा। वो लिमिटलेस चीज़ है। तो आप उसके इम्पैक्ट से बस खाली थोड़ा सा डिले कर सकते हो कि 2 साल की जगह आपको 5 साल में इम्पैक्ट होगा, पर इम्पैक्ट सर बहुत स्ट्रांग होगा। तो इंजीनियरिंग में हमेशा बोलता हूँ कि इट इज़ अ डाइंग करियर, वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव होता जाएगा, जैसे जैसे लोग ट्रेंड होते जाएंगे, वैसे वैसे इंजीनियरिंग और खत्म होता जाएगा। बेटर है अगर आप इंजीनियरिंग की सोच ही रहे हो तो फिर उसी फील्ड में सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोचो। सर गूगल जैसी कंपनी को अगर ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है तो फिर आप और मैं क्या इसके आगे? आप गूगल का 2 साल पहले कभी किसी ने गूगल की जगह कुछ भी कभी ऑप्शन सोचा ही नहीं था। आज 2 साल के बाद गूगल एकदम कचरा लगने लगा अगर आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करो तो। अब ऐसा लगता है कि अब गूगल क्या है? जो चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो, समथिंग इज क्रिएटिंग इट। तो ये छोटा मोटा चेंज नहीं है सर, ये ड्रास्टिक चेंज है। इससे बच पाना एक इंडिविजुअल के लिए तो इम्पॉसिबल है। कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही, इंडिविजुअल्स कहाँ से सर्वाइव करेंगे? बेटर है अगर आपके पास चॉइस है तो आप मेडिकल की तरफ जाओ, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है सर। डॉक्टर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। अगर आगे चलकर मशीन्स भी इन्वॉल्व हो जाए मेडिकल फील्ड में भी, जो कि आएंगी इवेंचुअली, बट मशीन्स के बाद भी आप ट्रस्ट डॉक्टर पे ही करोगे। आप आज भी अगर कोई टेस्टिंग करवाने जाते हो तो वहाँ पे भी आप प्रोफेशनल्स को देखते हो। आप ब्लड डोनेट करने, ब्लड टेस्टिंग के लिए भी आप ऐसा नहीं करोगे कि मशीन पे जाकर आप डायरेक्ट ब्लड दे दो, वहाँ पे भी आपको एक इंडिविजुअल लगता ही है। तो मेडिकल फील्ड कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए 70 to 80% सर्वाइव करेगा ही करेगा। 20-30% वहाँ पे भी डिजास्टर आएगा ही आएगा, बट 70-80% लोग अपना प्रोफेशन सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी चांस है कि आप मेडिकल में जा सकते हो, आपको ब्लाइंडली मेडिकल में जाना चाहिए। एटलीस्ट वो सिक्योर्ड है। उसमें जाकर अगर आप आगे चल के, जैसे अभी मेडिकल में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के वर्क होते हैं, हार्ट के लिए पेस मेकर वगैरह लगता है, आप उस फील्ड में काम करो, पर फील्ड आप अपना मेडिकल का रखो। ऑप्टिक्स के लिए भी इंजीनियरिंग लगती है, पेस मेकर के लिए इंजीनियरिंग लगती है। तो ये सब फील्ड में आप जाकर वहां से आप टर्न कर लो अगर आपका एटीट्यूड इंजीनियरिंग का है। अब कई बच्चे इमोशनली फंस गए, उनका बोलना है सर हमको बायो नहीं पसंद है। ये बात बहुत लोगों को कड़वी लगती है, पर मैं सबको मुंह पे बोलता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपको मैथ्स बहुत पसंद है? ये आपका इल्यूजन है कि आपको मैथ्स बहुत पसंद है। जब आप एक्चुअल मैथ्स देखोगे तब आपको वो नहीं पसंद आएगा। स्कूल लेवल पे जो आपने मैथ्स देखा है वो आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वो ईजी है। सारा टफ पार्ट तो इन लोगों ने निकाल के रखा है। अगर मैं स्कूल लेवल पे एक्चुअल मैथ्स डाल दूं, आपको स्कूल लेवल से मैथ्स भी टफ लगेगा। और एक प्रैक्टिकल चीज़ है, एज अ टीचर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट आई वुड से कि ज़रूरत और चॉइस में से अगर एक चूज़ करना पड़े तो ज़रूरत चूज़ करना चाहिए, क्योंकि चॉइस पे दुनिया आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगी। अगर आपकी ज़रूरत कुछ और है, अगर आप आगे चलकर आपको कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है, आप कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा है कि अगर आपको आपकी चॉइस का फील्ड मिल भी गया तो आप खुद भी उसको कोसने ही लगोगे एट द एंड। आप उनको देख लो, आप सारे एक्टर्स को देख लो जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब वो अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं कि आप एक्टर बनो, बोलना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने तो अपनी चॉइस का फील्ड चूज़ किया था। हर वो इंसान जिसने अपनी चॉइस के हिसाब से ज़िंदगी जी है, जब वो अनसक्सेसफुल होता है तो वो बाकी की दुनिया को यही बोलता है कि ये फील्ड मत चूज़ करना, विच इज़ अ प्रूफ कि ज़रूरत और चॉइस में से अगर एक चूज़ करना है तो आपको हमेशा ज़रूरत चूज़ करना पड़ेगा। क्या बात है। तो आई वुड सजेस्ट मेडिकल इज सेफ। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो मेडिकल जो है ये फील्ड मतलब चॉइस करनी चाहिए आपको लगता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात रखी है आपने कि इंजीनियरिंग जो है उसमें बदलाव हो सकते हैं, आने वाले समय में रिप्लेसमेंट आ सकती है जैसे कि एआई जो है, लेकिन वैसे मेडिकल में नहीं आ सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के जो सवाल था बच्चों के मन में, तो वो शायद क्लियर हो गया होगा 100%। अगला सवाल है कि देखिए अभी ये थोड़ा सा बायोलॉजी के हिसाब से जाएगा, ब्रेन का जो वर्क है उसमें आता है। तो बहुत सारे बच्चे देखिए यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि चलो बाबा ब्रेन पावर कैसे बढ़ाए, बिकॉज क्या है कि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है, बच्चे क्लास को जाते हैं, फिर स्कूल को जाते हैं, क्लास का होमवर्क करना, स्कूल का होमवर्क करना और उतना समय में करना।
और उसके लिए थोड़ा सा ब्रेन जल्दी एक्टिव होना चाहिए, या फिर ब्रेन पावर बढ़नी चाहिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कुछ पार्ट है वो लर्न होना चाहिए। और उस हिसाब से मैंने ये भी सुना है कि खाना जो हम कुछ खाते हैं फूड, उसका भी इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर पड़ता है। तो उस हिसाब से आप क्या गाइड करोगे बच्चों को ब्रेन पावर इंप्रूव करने के लिए, और कौन सा खाना वगैरह क्या कुछ ऐसा? अगर कोई भी बच्चा मेमोरी पावर से अगर कहीं पे भी परेशान है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। जब भी आप कोई खाना खाते हो तो उस खाने का आपकी बॉडी पे एक इम्पैक्ट होता है जो इनर्शिया क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा जो फूड इनर्शिया क्रिएट करेगा आपका ब्रेन उतना स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी हैवी मील ले लो तो उसके बाद में आप देखोगे आपकी पूरी बॉडी एकदम सुस्त हो जाती है, ड्राउजीनेस आना शुरू हो जाती है। अब आप देख रहे हो कि पूरी बॉडी का जिस पे असर हो रहा है तो क्या ब्रेन पे नहीं होगा? 100%। तो सबसे पहले अगर आपको मेमोरी को और इम्प्रूव करना है तो मेमोरी इम्प्रूव करना एक स्किल है। स्किल के लिए आप 2-3 चीज़ों पे अगर काम करोगे तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ट्रांजिशन हो जाएगा, बट काफ़ी लेवल तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सर मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं स्पिरिचुअली नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो कई लोगों को लगेगा कि हमें कोई स्पिरिचुअल वो सत्संग वाला प्रवचन दे रहा है। किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने का एक सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस इट। और अगर मेमोरी की आप प्रैक्टिस की बात करोगे, दुनिया में एक ही एक्सरसाइज बनी हुई है विच इज मेडिटेशन, और कोई एक्सरसाइज है ही नहीं है। ये तो ये बेसिक सेंस है ना कि अगर आपको आपके हाथ इंप्रूव करने हैं तो आप उसकी एक्सरसाइज करोगे, पैर इंप्रूव करने हैं तो आप पैर की एक्सरसाइज करोगे, तो मेमोरी इंप्रूव करनी है तो मेमोरी की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और मेमोरी की एक्सरसाइज दुनिया में एक ही बनी हुई है, दैट इज अ मेडिटेशन। पर मेडिटेशन के साथ में फूड बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल तक अटैच्ड है। अगर आपका खाना अच्छा नहीं है तो जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तो इट विल क्रिएट हर्डल्स, तो आप मेडिटेट कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे फूड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर, कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने के 2-2.5 घंटे में डाइजेस्ट आप कर सकते हो, दैट इज़ अलाउड। क्या बात है। यहाँ वेज नॉन वेज वाला कोई सिस्टम नहीं है जिसपे दुनिया झगड़ रही होती है ये अच्छा है वो अच्छा है। इफ़ यू कैन डाइजेस्ट नॉन वेज वेरी वेल यू कैन गो हैड, आप नॉन वेज के साथ ही जाइए। दिक्कत वेज नॉन वेज की है ही नहीं। इनफैक्ट ये वेज नॉन वेज का टॉपिक भी वहीं से शुरू हुआ था। अगर आपको मेडिटेट करना है तो नॉन वेज हैवी होता है, तो ज़्यादातर लोग इसीलिए रेकमेंड नहीं करते हैं। बाद में वो रिलीजियस इशू हो गया तो फिर उसको कहाँ जोड़ दिया गया, तो वो वेज नॉन वेज आज एक पूरी लड़ाई बन चुकी है। पर मैं उन लोगों पर मुझे ज़्यादा हंसी आती है जिनको मेडिटेट करना ही नहीं है और वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि वेज इज़ बेटर और नॉन वेज इज बेटर। जब आपको मेडिटेट ही नहीं करना तो आप कुछ भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ये बात मैटर ही उनके लिए करती है जिनको मेडिटेट करना है। मेडिटेट करने के लिए आपको आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ लाना है। इसके लिए बहुत जरूरी कि पेट खाली हो, क्योंकि जब तक आपके पेट में कुछ भी फूड आइटम पड़ा हुआ है तो आपका मेजर ब्लड सर्कुलेशन स्टमक एरिया में हो रहा होता है। अब वो मेजर, इसीलिए हमको खाने के बाद नींद आती है, क्योंकि ब्रेन सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ कर देता है ताकि आप जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर पाओ, इसीलिए खाते ही हमको नींद आती है। तो फॉर्मूला ये है कि अगर आप मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेट करना चाहते हो तो फिर आपको आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी रखना पड़ेगा। स्टमक एम्प्टी तभी हो सकता है जब आप कोई भी लाइट फूड खाओ। अब वेजिटेबल, वेज और नॉन वेज की जंग कहाँ से शुरू हुई है? वेजिटेबल आप जैसे ही खाते हो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। उसका उस रिलीजन वगैरह का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं है। वो आप बना दो वो ठीक है, वो पब्लिक का वो पॉलिटिकल इशू है, बट वेज डाइजेस्ट जल्दी होता है। तो अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। उसी की जगह आप नॉन वेज खाओगे तो इट विल टेक टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। बस यहाँ से शुरू होता है वेज नॉन वेज का इशू। किसी को भी गूगल पे बैठ के सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सुपर फूड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस ज्योग्राफी में हो उस ज्योग्राफी के फ्रूट्स आपको सबसे बेटर सूट करेंगे, उस ज्योग्राफी के जो वेजिटेबल्स हैं आपको बेटर सूट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप पले बढ़े हो। तो अब अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो वो बोलेंगे एवोकाडो खाने के लिए। एवोकाडो यूरोपियन मटीरियल है, वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ख़राब है, बट अगर आप एवोकाडो की जगह अगर आप पेरू खाओगे वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। सूट करना यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी लाइट वेजिटेबल फ्रूट अगर आप खा रहे हो और अगर सिर्फ एक मील आप ले रहे हो जो कि सुबह का है, वो आप कुछ भी खाओ, वेज नॉन वेज जितना आपको हैवी मील लेना आप ले लो। ये अगर आप रूटीन फॉलो करते हो, एक मील सुबह सुबह खा लिया, जितना जो आपको पसंद है सब खा लो। उसके बाद में एक मील आपने दोपहर में कर लिया, रात को एक बार सन सेट हो गया उसके बाद में आपको सिर्फ सब कुछ लाइट खाना है, हो सके उतना रॉ खाना है। फ्रूट और वेजिटेबल पे अगर आप रिलाई करो, पॉइंट तो ये कि आपको सनसेट के बाद खाना ही नहीं चाहिए, सनसेट टू सनराइज, बट ठीक है सब बच्चों के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो शाम के टाइम पे फ्रूट्स वेजिटेबल पे आप रिलाई करो। जैसे जैसे आप ये खाना चालू करोगे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बैठना चालू करोगे, अगर एक बच्चा डेली के डेली 5-5 मिनट रनिंग करे तो वो रनिंग में इंप्रूव होता है।
तो जैसे आप 5-5 मिनट मेडिटेशन करोगे आप फोकस करने में इंप्रूव हो जाओगे। मेमोरी का फॉर्मूला फोकस से होकर रहता है। जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, जिस चीज़ को आप नोटिस करो, आप किसी रास्ते से जाते हो, 10 दुकानें हैं, उसमें से जो एक दुकान है जो आपको पसंद है, जिस पे आपने फोकस किया, उसका नाम आपको याद हो जाता है, बाकी की 9 दुकानों का नहीं याद होता है। मेमोरी रिलाइज ऑन फोकस। फोकस जिस चीज़ पे है आपका, वो चीज़ आपको याद रहेगी ही रहेगी। आपके दोस्तों का नाम आपको क्यों याद रहता है? क्योंकि आप उन पे फोकस करते हो। आस पड़ोस के सबका नाम आपको नहीं याद रहता। फोकस जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, मेमोरी वैसे वैसे स्ट्रांग होती जाएगी। और फोकस एक स्किल है जो आप मेडिटेशन से सीख सकते हो। बहुत सारे त्राटक एक विधि है, बहुत सारे जो आप इंटरनेट पे जो भी आपको जमे वो कर लो। इंपॉर्टेंट ये है कि बस वहाँ पे आपका मील आपके मेडिटेशन को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आप वो उसमें से जो चूज करना चाहो आप चूज कर लो, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जितने लोग बोलते हैं ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, वो दोनों बेवकूफ़ है। क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या खाना चाहिए। कितने लोगों को केला सूट नहीं होता, जबकि ये बहुत अच्छा फ्रूट है। 2 केला अगर आप खा लो, आप 1.5 घंटे का वर्कआउट कर सकते हो, इतनी एनर्जी मिलती है, पर आपको सूट नहीं हो रहा है। तो मैं कौन होता हूँ मैं आपको बताऊँ कि आपको ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? वो आपको ही फाइंड आउट करना होगा। फॉर्मूला बस इतना है कि कुछ ऐसा खाओ 2 से 2.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। क्या बात है। बस अगर आप ये कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अचानक से देखोगे आपको उसका रिजल्ट आपके मेमोरी में मिलेगा। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो आपको वो याद होना शुरू हो जाएगा। और वो ट्रांजिशन अगर आप किसी मैजिक से चाहते हो, दुनिया में कोई टेक्निक नहीं बनी है जो मेमोराइजेशन बढ़ा दे सर। राइट। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में और अच्छे एक्सेल करते जाओगे, आप देखना आपका मेमोराइजेशन पावर सुपर होता जाएगा। एक चैप्टर आप एक बार में पढ़ोगे, आप हमेशा याद रख पाओगे। बराबर। क्योंकि जो आप मेडिटेशन में करो वही आप अपनी बुक पे भी करोगे। हमारे पास 2 दिमाग नहीं है, एक ही दिमाग है। उसको आप जैसी ट्रेनिंग दोगे वो वही सीख लेता है। अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया फोकस होने के लिए, तो वो सिर्फ मूवीज पे ही फोकस नहीं करेगा, फिर वो बुक पे भी फोकस करेगा। उसको आदत पड़ जाती है। इसीलिए अगर आपने जैसा उसको ट्रेनिंग दोगे वो वैसा बनता जाएगा। और एक बार आपका फोकस का लेवल बढ़ गया तो फिर मेमोराइजेशन में आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि कोई ये सोचकर ये सब ट्राई करे कि नहीं अब एकदम मेमोरी डबल ही हो जाएगी। वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट इम्प्रूव ऑफ कोर्स होगी। ओके, क्या बात है। तो मेमोरी इंप्रूव जो है वो धीरे धीरे हो जाएगी, मतलब डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात कही कि ब्रेन पावर या फिर मेमोरी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो खाना जो है आपने बताया कि जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो, ऐसा खाना हमने करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कही और ये शायद हमारे सभी बच्चों के लिए नई चीज़ें होगी। तो थैंक यू सो मच सर। अभी आगे थोड़ा सा एक सवाल है हमारे यहाँ, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ, तो उनके साथ उनके हिसाब आपके यस बताइए सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। सर मुझे एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसे हो जाता है कि मुझे डर बहुत लगता है। देयर इज़ अ फियर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से कंपैरिजंस करते हैं और मैं उसके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं उतना कर नहीं पाता हूँ। मुझे मिलता है 50 to 60%, और उनकी जो इच्छा है वो रहती है कि 80-90 के ऊपर मिले। हालांकि मेरे फ्रेंड्स को मिलते हैं सर, पर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाता हूँ। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि अब मुझे मेरे घर में डर लगता है सर, कि कहीं ना कहीं मुझे प्रेशराइज किया जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कैसे टैकल करना है, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सर ज़्यादा है। तो अब मुझे सिचुएशन को सर कैसे हैंडल करनी चाहिए, कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनके साथ भी ये सेम सिचुएशन होगी। तो अगर शायद आप इस पे जॉब दोगे तो शायद सभी का कुछ अच्छा हो सकता है सर। टिपिकल इंडियन प्रॉब्लम है ये। ऑलमोस्ट तो शायद सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम से एक ना एक बार कभी ना कभी टैकल करते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे लेयर्स हैं, तो वो उसको मैं ट्राई करता हूँ कम से कम टाइम में सारी लेयर्स को रिजॉल्व करने का। जैसे क्वेश्चन में एक लेयर ये है कि मैं इतना अच्छा एकेडमिक्स में नहीं हूँ, बट मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा हूँ। प्लस एक लेयर है कि पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन है। मेरा ये सजेशन होता है ऐसे सिचुएशन में कि यहाँ पे बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस से मेरा मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को लो तो नहीं कर सकते। तो अगर आप उस डायरेक्शन में ट्राई कर रहे हो कि उनकी एक्सपेक्टेशन मीट हो जाए, तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। मेरा ये बोलना है कि आपको ये समझ में आ गया कि आप एक चीज़ में अच्छे हो, अब आपको कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ लगाकर उस चीज़ में रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और फाइनली ये क्वेश्चन रिजॉल्व होता है हमेशा नेगोशिएशन पे। सपोज कीजिए आप क्रिकेट में अच्छे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप साइंस ले लो, आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो। इसमें नेगोशिएशन का पॉइंट कहाँ आएगा कि आपको कहीं ना कहीं आस पड़ोस में खेलते हुए या स्कूल की क्रिकेट टीम में खेलते हुए कोई तो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना होगा। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन सॉल्व निगोशिएशन पे ही होगा। अगर आपने कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, आपने कहीं कुछ अच्छा खेल दिया, नेशनल खेल दिया, स्टेट खेल दिया,
तब जाकर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर निगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स एक ही चीज़ पे मानते हैं कि जब आप उनके ऑप्शन के अगेंस्ट में कोई तो भी सेफ ऑप्शन रखो। अगर आप उनको बैठकर आर्ग्यूमेंट में हराना चाहोगे, आप भी जानते हो इंडियन पेरेंट्स कभी नहीं मानने वाले। तो अगर आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, ये सब रास्ता ले रहे हो, तो मैंने देखा रेयरली इट वर्क्स, वो कभी काम नहीं करने वाला। बट आप ये भी तो देखो कि उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंस में क्या जानते हैं कि अगर बच्चे ने कोई भी एक चीज़ प्रोफेशनल ट्रेनिंग से नहीं की तो आगे चल के क्या करेगा। उनकी जो केयर है वो यूजलेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीज़न है। अब वो आपके अगेंस्ट में, इसलिए आपको वो बात भली बुरी लग सकती है, पर उनके एंगल से तो वो सही कर रहे हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक देम ट्रस्ट कि जो रास्ता आप लेना चाहते हो उस पर आप एक सक्सेसफुल और सिक्योर करियर बना लोगे। अब ऑब्वियस है सर, एक सेल्समैन को भी अगर एक प्रोडक्ट बेचना है तो उसी को सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस केस में भी आप ही को आपके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा कि नहीं, जो करियर आप चूज़ कर रहे हो उसमें आप सेफ हो। ये आप कैसे करोगे, आपको छोटे छोटे चांसेस ढूंढने पड़ेंगे। आप एक अच्छे चेस प्लेयर हो, आस पड़ोस के टूर्नामेंट्स पता करो, उसमें जाकर आप खेलो। जब आप जीत जाओगे और फिर अगर पेरेंट्स के साथ निगोशिएट करोगे तो आई एम नॉट सेइंग कि वो ओवरनाइट मान जाएंगे, बट स्लोली दे विल स्टार्ट बिलीविंग कि ठीक है ये गलत भी नहीं बोल रहा है, लेट्स थिंक ऑफ दिस। और आपको चांस मिलेगा और ज़्यादा निगोशिएट करने का। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला सर, मैं इंडियन पेरेंट्स को जानता हूँ। आप कितना भी बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आ जाओ, वो सीधे सीधे वो DDLJ में अच्छा लगता है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, वो रियल लाइफ में नहीं होता कि वो ओवरनाइट मान जाए कि नहीं ठीक है जो करना है कर लो। पर अगर आप इस पे ट्राई करते रहोगे, आपने एक टूर्नामेंट जीता, दे विल इग्नोर इट, आपने दूसरा जीता, दे विल इग्नोर इट, पर तीसरे चौथे के बाद में वो भी थोड़ा थोड़ा बिलीव करने लग जाते हैं कि यार शायद ये सच में अच्छा है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स निगोशिएट करना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी के अभी मैं पापा से बात करूं और पापा मान जाए। अब थोड़ा तो आप भी सोचो कि पापा आपकी अगर केयर कर रहे हैं, हो सकता है उनका तरीका गलत हो, पर उनका जो इंटेंशन है वो थोड़ी गलत है। इंटेंशन, अगर आप अपने बच्चे के बारे में क्या चाहोगे, आपको भी तो यही लगेगा ना, बच्चा इसको अक्ल नहीं है, जो कर रहा है क्या पता कल को इसमें डूब ना जाए। तो केयर करना बुरी बात नहीं है, उनकी गलती बस ये है कि वो जिस तरह से आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, प्लस आपकी बात वो सुन ही नहीं रहे, यहाँ पे वो लोग गलत हैं। अब बीच का रास्ता सर वो सेल्समैन वाले स्टाइल से आपको निकालना पड़े। जिसकी गरज है सर उसी को एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आपकी गरज है, अब आपका काम है कि आप कहीं से तो उनको ये बिलीव करवाओ कि जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो कि मैं ये नहीं करना चाहता पर मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसमें आप अपने आप को प्रूफ तो करो। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं ड्राइंग में करियर बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज इंटरनेट का ज़माना है, 4 अच्छी ड्राइंग्स आपको इंटरनेट पे डालने में क्या प्रॉब्लम है। आपको क्रिकेट खेलना है तो आपके स्कूल में क्रिकेट होता होगा, आप स्कूल में तो जा ही रहे हो, उसके लिए थोड़ी पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। आप स्कूल में तो पहले कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ। आप एक ग्राउंड तो तैयार करो जिसके बेसिस पे आप पेरेंट्स से बात कर सको। आप हवा में चाहते हो कि पेरेंट्स मान जाए, तो मैं उनको भी गलत नहीं समझता। अब ये भी तरीका तो सही नहीं होगा ना कि बच्चा जो मनमानी करना चाहे हम उसके लिए भी हाँ बोल दें, क्योंकि फिर वो मनमानी कहाँ जाके रुकेगी। तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ तो सर वो सोचना ही पड़ेगा। इसमें रास्ता सर बच्चा निकाल सकता है बाय प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। जो भी आप करना चाहते हो आप बस उसमें रिजल्ट दिखाना शुरू कर दो और आप देखो स्लोली पेरेंट्स मानना शुरू हो जाएंगे। नहीं माने तो एट द एंड आपको आपके सपोर्ट में इतनी चीज़ें दिख जाएंगी कि आप कोई ना कोई सही रास्ता ढूंढ लोगे। 100%। अदरवाइज तो सर ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ये रिबेलियन पॉइंट पे जाकर फिर वो पेरेंट्स और बच्चे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, वो वही सीन आ जाएगा। ये तो है, क्या बात है सर, जबरदस्त। मतलब खुद को पहले प्रूफ करो और उसके बाद जाओ पेरेंट्स से बातचीत। सोचो ना सर, अगर आप किसी चीज में सच में, अगर आप क्रिकेट में अगर आप नेशनल खेलने लग जाओगे, कौन से पेरेंट्स है जो ना, हो सकता है वो खुले मन से ना बोले, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो ये आना शुरू हो जाएगा कि ठीक खेल रहा है, शायद कर लेगा। एक शायद तो उनके मन में आप क्रिएट करो। बच्चे चाहते हैं बस पेरेंट्स सीधे सीधे मुंह पे हाँ बोल दें कि नहीं मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ओके को आप ट्रैकिंग करके सर कुछ लोग उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। उस पर पेरेंट्स थोड़ा तो सोचेंगे ना सर। आप छोटे मोटी चीज़ों में अपने आप को प्रूव करना शुरू करो, लोग कन्विंस होते हैं, पर कन्विंसमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। वो पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। उन्होंने भी आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है इमोशनली, फाइनेंशियली, कुछ तो वो लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे ना सर। आप भी तो करते हो, हम लोग फ्रेंड से इतना एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपने चिल्ड्रन से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ गलत हो गया सर। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही सर, और सवाल भी बहुत अच्छा था। और एक सवाल बीच में रह गया मेरा पूछने का कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने कही कि बाबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, मेडिकल करे या फिर इंजीनियरिंग करे, ब्रेन पावर कैसे बढ़ाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन एक डर बच्चों के मन में सताता है रेगुलरली, मतलब वो है एग्ज़ाम का डर। मतलब क्या है कि जैसे जैसे बच्चे घर से निकलता है, जब एग्ज़ाम का पीरियड रहता है, कल एग्ज़ाम है मेरा, मैथ का पेपर है, बच्चा जा रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है स्कूल की तरफ, वैसे उसका जो हार्ट बीट है वो बढ़ रहा है।
हाँ मतलब 50 का 60 70 80 जब एग्जाम के रूम में जाता है, पेपर हाथ में आता है तो 120 के स्पीड से बढ़ने लगता है। तो क्या लगता है कि सर ये प्रॉब्लम जो है ये हर एक बच्चे को, मतलब 90% बच्चों का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे टैकल करें और इस प्रॉब्लम को मतलब कैसे पॉजिटिव एनर्जी में हम कन्वर्ट करें? सर ये प्रॉब्लम के लिए मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में लेकर आता हूँ। ये कई बार जब मैं क्लासरूम के लेक्चर्स में मैं अचानक से बच्चों को बताता हूँ कि साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी, तो बच्चों को लगता है सर अभी आप साइंस का लेक्चर देने आए थे, अब आप अचानक से फिलोसफी पे क्यों बोल रहे हो। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दर्शन से बाकी की दुनिया बनी है। दिक्कत क्या है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ना दर्शन पढ़ाया जाता है, ना पेरेंट्स की तरफ से उनको कोई ट्रेनिंग मिलती है। इस सवाल का जवाब उनकी ज़िंदगी का जो फिलॉसफी है ना सर, वहाँ पे छुपा हुआ है। एग्ज़ाम उनके लिए क्या है? उनके लिए एग्ज़ाम सीधा जीने और मरने का डायरेक्ट युद्ध है वो। अगर आप उनको फिलोसॉफिकली ये समझा पाओ कि आप कैसे चेक करोगे कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो क्यों नहीं, ट्राई करके। एग्ज़ाम बस एक ट्रायल है। और अगर आप उनके दिमाग से ये निकाल दो कि भाई तू आज अगर फेल हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि तू डूबेगा ही, और अगर आज तू टॉपर आ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि तू सक्सेसफुल होगा ही। एग्जाम्पल ले लो आप, सुंदर पिचाई गूगल के CEO है, वो कौन से टॉपर थे? नहीं थे। फिलॉसफी में गलती है। बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है इसमें पास या फेल होना आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। बस वो जो एक फ़िलॉसफी है ना, वो फ़िलॉसफी में गलती है। उसी फ़िलॉसफी की वजह से एग्ज़ाम फियर डेवलप्ड होता है। अगर मैं आपको अभी बाहर गली में एक मैच है, अभी आप अगर शाम को खेलने चले जाओ, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का वो फाइनल मैच नहीं है। इसका एक एग्जांपल सर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से ले लो। फाइनल में आप ऑस्ट्रेलिया की टीम का बॉडी लैंग्वेज देखो, इंडियन टीम का बॉडी लैंग्वेज देखो। इंडियन टीम अनबीटन थी, ऑस्ट्रेलिया हारी थी। पर आप फाइनल में जाकर देखो दोनों के बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क था, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को इमोशनली इतना बर्डन कर दिया गया था कि दिस इज़ द लास्ट थिंग ऑफ योर लाइफ। अगर आप ये वर्ल्ड कप नहीं जीतते हो तो इसके बाद कोई लाइफ ही नहीं बचेगी, और वो प्रेशर आपको उनके परफॉर्मेंस में दिखेगा। सेम होता है स्टूडेंट्स के साथ। उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि अगर आज के पेपर में मार्क्स कम हुए या तो फेल हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पेपर के मार्क्स का लाइफ से इतना क्लोज कनेक्शन नहीं है सर। वो जो एग्ज़ाम है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, वो लाइफ नहीं है। अब ये दर्शन जिस दिन बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगा, फियर अपने आप छूट जाएगा। अगर आप ये दर्शन हटा दो तो फिर आपको एग्ज़ाम आपकी लाइफ लगेगा। अब जैसे कोई चीज़ आपको लाइफ लगने लगती है, उसके बाद में डर उसके साथ एसोसिएटेड ही होता है। कोई भी चीज़, अगर मैं आपको बोल दूँ ये पेन को यहाँ से हटाओगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, अब आप इस पेन को हाथ लगाओ, आपके हाथ कांपने लगेंगे। तो बेसिकली वो उसको आपने अपनी ज़िंदगी समझ लिया है ना। दिक्कत पेन में नहीं है, दिक्कत है कि उसके साथ में आपने कौन सा थॉट एसोसिएट कर दिया। लोगों ने एग्ज़ाम के साथ में एक थॉट एसोसिएट कर दिया कि एग्ज़ाम मतलब लाइफ। जिस दिन हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स बच्चों के दिमाग से सक्सेसफुली ये थॉट, मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होता सर, कह रहे कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम ही तो है, आप ये बोल तो रहे हो पर आपने उसको कहीं से भी बाय एग्जाम्पल ट्रेन नहीं किया है। तो वो सुन लेगा पर वो उस बात पे बिलीव नहीं करता। आपको उसको ऐसे एग्जाम्पल देने कि वो इस बात में बिलीव करे कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम है, लाइफ लाइफ है। फेल भी हो गए, मार्क्स कम भी आ गए, और भी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। आगे चल के चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। आज मैं जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहा हो सकता है कल को मेरा मूड ही ना उसको करने में। तो बस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की जगह रखो। जैसे ही आप उसको पूरी की पूरी ज़िंदगी का डायरेक्ट ओवर हार जीत बना दोगे, डर सर आके ही रहेगा। अगर आप एक पैर आगे ले रहे हो और अगर मैं आपके दिमाग में डाउट डाल दूं कि वहाँ पे डायनामाइट बैठा होगा तो आप एक कदम चल नहीं सकते। तो वो थॉट है जो आपको डरा रहा है। राइट, वो थॉट आप हटाओ, डर अपने आप हट जाएगा। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की कि मतलब एग्जाम को डरना नहीं चाहिए। एग्जाम के आगे भी दुनिया है, बाहर भी दुनिया है, तो उसके बारे में सेकंड चांस है ना, सेकंड चांस भी बिल्कुल। वो बच्चों के दिमाग में भी हम लोगों ने डाल दिया तो फेल हो गया तो खत्म, सब खत्म। कैसे? अगला चांस नहीं है, वापस से एग्जाम नहीं होगा, वो कोर्स क्या बंद हो जाएगा। ये सब बातों को आपको उनको बाय एग्जाम्पल सिखाना पड़ेगा। हाँ, बच्चा इसको मिसयूज ना करे इसके लिए भी आपको उसको समझाना पड़ेगा, वरना बच्चा फिर उसको मिसयूज करेगा। वो भी मैं पॉइंट समझ रहा हूँ, पर अगर आप उसके दिमाग में इतना डाल दोगे कि नहीं ये है तो सब कुछ है, वरना सब खत्म, हम बर्बाद हो जाएंगे, पूरी फैमिली रास्ते पे आ जाएगी, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं सर कि फेल हो गया तो कल को कोई जॉब नहीं देगा, भीख। अब ये थोड़ी कोई एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना, ये जॉब नहीं करेगा कुछ और कर लेगा। आपको उसको वो एग्जाम्पल वाइज समझाना पड़ेगा। एग्जाम का फियर अपने आप निकल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज भी इस पे सर एक एंगल बनता है कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें एक सब्जेक्ट का भी एंगल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ से कई बच्चे डरते हैं, साइंस से कई बच्चे डरते हैं, इंग्लिश से कई बच्चे डरते हैं।
अब वो उनको ये नहीं समझ में आता कि एट द सेम टाइम वो सारे सब्जेक्ट्स में कैसे अच्छे हो सकते हैं। ये बात भी तो उनको हमको समझानी पड़ेगी ना कि भाई अगर तेरे को साइंस में दिक्कत आ रही है तो ठीक है, आज के पेपर में तो फर्स्ट क्लास ही मारेगा, आज के पेपर में 90 नहीं आएगा। अब तूने कल के पेपर में 90 मारा था, दैट डज नॉट मीन कि हर पेपर में तो वही एक्सपेक्टेशन लेकर जाए। ये प्रैक्टिकल बातें हमारे यहाँ नहीं समझाई जाती। अब वो मैथ्स में 90 है तो उसको साइंस में भी 90 का एक्सपेक्टेशन है। दोनों जगह सेम थियरी नहीं लगती, सेम थॉट नहीं लगता। तो जो बच्चा साइंस में भी आगे चल के फिर डिविजन्स क्यों है? अगर साइंस एज अ होल एक सब्जेक्ट है तो फिर आगे चल के फिजिक्स केमिस्ट्री डिवाइड क्यों हो जाती है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री हो सकता है फिजिक्स में तू 90 ले आया, केमिस्ट्री में ना है, बट दैट्स ओके। क्योंकि अगर फिजिक्स में 90 था, केमिस्ट्री में नहीं था, तो तू करियर भी तो फिजिक्स में ही बनाएगा ना। तो केमिस्ट्री में 90 नहीं भी आया तो दिक्कत क्या है? अब ये टेक्निकल तरीके से जब उनको ये बातें समझाई जाएगी तो उनको लगेगा हाँ, अगर मेरा केमिस्ट्री में 10 मार्क्स जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा फिजिक्स तो अच्छा है ना, और करियर तो मेरे को फिजिक्स में ही करना है। पर ये सारी बातें गायब करके एज अ होल रिजल्ट को आप बस एक सिंगल एंटिटी के रूप में देखोगे कि नहीं, सिंगल में 90 आया तो तू सही है, सिंगल में 90 नहीं आया तो तू गलत है। वो सिंगल के अंदर भी तो बहुत सारी लेयर्स हैं। वो लेयर बाय लेयर जब आप उस क्वेश्चन को टैकल करोगे, बच्चों के मन से डर अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि तब उनको रास्ता दिखने लगेगा। राइट, प्रॉब्लम तो है ऑफ कोर्स है, पर रास्ते भी तो है ना। आप रास्ता छोड़ के सिर्फ प्रॉब्लम दिखाओगे तो डर आएगा ही आएगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही। और एक ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की कि हर एक बच्चा जो है हर एक सब्जेक्ट में जो है हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज वो हार्वर्ड गार्डन जो है उन्होंने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस बताए थे, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि अलग व्यक्ति में अलग अलग इंटेलिजेंस रहता है, तो उस हिसाब से हमें भी सोचना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही कि ये जो एग्जाम फोबिया है उससे कैसे हम टैकल करें। लेकिन एक बात ये भी है कि आज का जो ज़माना है, देखिए आपको 25 ईयर्स हो गए, जब आपने सिखाने के लिए शुरुआत की थी उस टाइम जब बच्चों को 60% मिलते थे, तभी उसको ऐसा लगता है कि मैंने एवरेस्ट पे जाकर झंडा गाड़ा है, उसके पेरेंट को भी लगता था। लेकिन आज 100 आउट ऑफ 99 पढ़े फिर भी टेंशन में बच्चा कि बाबा 100 क्यों नहीं पढ़े, बिकॉज आगे जाने के बाद जो नीट है, जेई है या फिर सीईटी के एग्जाम है, उसमें भी जो कुछ कंपटीशन रहती है। पहले जो एमपीएससी यूपीएससी के लिए 1 लाख बच्चे एग्जाम देते थे, आज 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रही है। तो इसका एक अलग हिसाब से डर है, इसका एक टेंशन है, प्रेशर उसको भी है और उसके फैमिली को भी है, पेरेंट्स को भी है। तो इसको कैसे टैकल करें, इसको कैसे हम मतलब फेस करें ये सब चीज़ों को, क्या लगता है आपको? सर, कंपटीशन एक ऐसा वर्ल्ड है जिसको आप रोक नहीं सकते। अल्टीमेटली आपको हर कंपटीशन में अपनी जगह ढूंढनी होती है। देखने के 2 नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये है कि इंडिया 1 अरब 50 करोड़ का देश है और नेशनल टीम में सिर्फ 11 लोगों को जगह मिलेगी। एक नज़रिया ये है। दूसरा कि मुझे तो एक ही जगह चाहिए ना। अगर आप इनफ ट्रेंड हो, वो ट्रेनिंग वर्ड जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था ना सर, वो कितना पावरफुल है वो इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं पता। एवरीथिंग दैट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेनिंग लेवल। होने दो कितना भी कंपटीशन होना है। आप सोचो हमारा सुंदर पिचाई अमेरिका के लेवल पे कॉम्पीट करके गूगल का सीईओ बन सकता है। हमारे स्टूडेंट्स का बोलना है कि सर मेडिकल में तो इतनी सीट्स है, इंजीनियरिंग सीट्स मैटर ही नहीं कर सकती। एज लॉन्ग एज आपका टैलेंट इज बैक्ड अप बाय योर ट्रेनिंग, आप अपनी जगह बना लोगे सर। और ऐसा कभी नहीं, ये जो लोगों को लगता है ना अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा, ये मैंने बहुत सुना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आजकल बहुत कंपटीशन कब नहीं था सर। आप वो भी तो देखो, सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं। यहाँ कंपटीशन क्यों बढ़ा है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी बढ़ी है। तब कंपटीशन कम था, अपॉर्चुनिटीज़ भी तो कम थी। राइट। तो वो प्रोपोर्शन वाइज आप देखोगे तो चीज़ें आपको सेम ही दिखेंगी। आज की तारीख में आप इतने सारे एग्जाम्स आपने बना दिए, तो आपको क्या लगता है एग्जाम्स बने और सीट्स नहीं बढ़ी है या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ी? अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, आज हम लोग इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेडिकल के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आज फॉरेन जाना भी बहुत आसान हो गया। राइट। पहले ऐसा था कि इतने एग्जाम्स नहीं थे, तो पहले आप फॉरेन भी तो नहीं जा सकते थे। फॉरेन छोड़ दो सर, आप 4 शहर भी ढंग से नहीं घूम सकते थे। आज ऐसा है कि अगर एग्जाम्स बढ़ गए तो आप यहाँ से हटकर कहीं किसी दूसरी सिटी में जाकर वहाँ के कॉलेज में एडमिशन भी तो ले सकते हो, फैसिलिटीज़ भी तो बढ़ी है। तो कॉम्पिटिशन वर्ड सर वो ओवर हाइप्ड वर्ड है, वो ओवर रेटेड वर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं। वो था, है और वो हमेशा रहेगा। कंपटीशन वर्ड मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इससे बहुत सारे बिजनेस चलते हैं सर। राइट। तो वो उनका काम है कि उन्होंने कंपटीशन को इतना इनकैश किया हुआ है कि बच्चों के मन में उसका डर बैठ जाए और फिर उसी कंपटीशन वर्ड को भूत दिखा कर लोग अपने अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बच्चे का काम ये है कि वो पहले बैठ कर रिलैक्स्ड होकर सोचे कि क्या इस दुनिया में कभी ऐसा था कि कंपटीशन नहीं था।
सर जब हम लोग सर्वाइवल कर रहे थे जंगल में, कंपटीशन तब भी था हमारा जानवरों के साथ में। राइट। तो कंपटीशन जब से ये दुनिया बनी है तब से था ही। हमने बस उससे निपटने के रास्ते ढूंढे थे। जितनों ने रास्ते ढूंढे वो सबके सब बात सक्सेसफुल है, जितनों ने नहीं ढूंढे सबके सब बेकार है। आप रास्ते पे फोकस करो। दुनिया भर के फिल्म स्टार्स के बाद भी शाहरुख खान है। राइट। शाहरुख खान के बाद भी रणबीर कपूर है। तो रणबीर कपूर के लिए शाहरुख खान तो ऑलरेडी ये कंपटीशन है ना। बट एज लॉन्ग एज आप रणबीर कपूर हो, आपको शाहरुख खान की चिंता नहीं करनी है। दिक्कत ये कि आप ये सोच रहे हो कि क्यों ना शाहरुख ही हट जाए। हर कोई इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि क्यों ना कंपटीशन का वो जो रेस की फाइनल लाइन होती है ना, हर कोई चाहता है वो लाइन पहले आ जाए। आप लाइन तक पहले पहुंच जाओ ना। क्या बात है। इतने वर्ल्ड आज ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसेन बोल्ट आज भी उसेन बोल्ट है। हाँ। वो अपने आप को 9 सेकंड में भागने के लिए तैयार कर रहा है। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाजू वाला कहाँ से है, क्या भाग, उसको लेना देना नहीं। उसको पता है कि ह्यूमन लिमिट है 9 सेकंड। अगर मैं 9 सेकंड में ये रेस कंप्लीट कर पाया तो नो मैटर मेरे बाजू में कौन भाग रहा है, जीतूंगा मैं। जब तक आप खुद पे फोकस करोगे, आप अपने टैलेंट पे फोकस करोगे, हर वो इंसान जिसने खुद के ऊपर ट्रेनिंग की है सर, वो आपको हर फील्ड में सक्सेसफुल दिखेगा। रोनाल्डो मेसी के बाद भी हमारा प्लेयर फुटबॉल का बाईचंग भूटिया, वो रोनाल्डो मेसी के लेवल पे नहीं खेलता, पर सर गोल उसने भी उतने ही मारे। तो वो कहाँ से नाम बना ले रहा है, रास्ता ढूंढ ही लेता है टैलेंटेड इंसान। बस वो उसके पीछे की ट्रेनिंग चाहिए। लोग क्या चाहते हैं, बचना वो ट्रेनिंग से चाहते हैं। अब ये बात ओपनली बोलने में थोड़ी खराब लगती है, तो लोग बोलते थे नहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा, ट्रेनिंग करो। विराट कोहली जैसा इंसान, उसके आप एसोसिएट्स का आप इंटरव्यू सुनो, वो उतने ही टाइम पे खाता है, वही चीज खाता है, उसी टाइम पे वर्कआउट करता है, इतनी बोरिंग लाइफ जीता है। इतने बड़े स्ट्रेचर का प्लेयर वो रूटीन फॉलो कर रहा है, वो ट्रेनिंग पे फोकस्ड है। वो तो नहीं बोल रहा है कि नहीं काम करो, दुनिया में से बाबर आजम को हटा दो, दुनिया में से मैक्सवेल को हटा दो। इस तरह की सोच रखने वालों को हर जगह कंपटीशन दिखेगा, और विराट कोहली की सोच रखने वालों को कोई कंपटीशन नहीं दिखेगा सर, क्योंकि विराट कोहली एट द सेम टाइम रोहित शर्मा के साथ खेल रहा है। पर वो इस एंगल से नहीं सोचते वो लोग। अब सिंगिंग में आप हो, आप अपने रियाज पे काम करो। अगर आपकी सिंगिंग अच्छी है ना सर, दुनिया में 1 लाख सिंगर हो, आपका गाना सर पॉपुलर होगा। क्या बात है। वो आपके गाने को हम लोग दूसरे के गाने से कंपेयर करके नहीं सुनेंगे, हम आपके गाने को सुनेंगे। अगर उसमें दम है, वो गाना पॉपुलर होके रहेगा। जितने लोगों को ये सब डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में, अब डॉक्टर है, डॉक्टर्स का मैंने सुना है आजकल मेडिकल में बहुत कंपटीशन है। कैसे कंपटीशन है, मैंने 2 डॉक्टर देखे। एक के पास जाओ, 2 मिनट ढंग से बात नहीं करेगा, हाँ क्या है, ये है, वो है, टेस्ट लिख देगा। दूसरा टाइम देता है, वो आपको टेस्ट लिखने की जगह 600 रुपए का आपके सिम्टम्स पे ही वो कैसे तो भी डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने आपके 600 रुपए बचा दिए, प्लस आपको डायग्नोस करेक्ट किया, प्लस आपको मैंने मेडिसिन दिया, ऑब्वियसली आप जाके 4 लोगों को बोलोगे ये डॉक्टर अच्छा है। कंपटीशन है तो कंपटीशन किल करने के तरीके भी है, और वो तरीका हार्ड वर्क से होकर जाता है। हार्ड वर्क आपको करना नहीं है। आप चाहे तो एक्सरे करा ले, वो सोनोग्राफी करा ले। अब पेशेंट भी तो देख रहा है आपके सामने, वो मजबूर है, कुछ बोलेगा नहीं, पर उसको बुरा तो लग रहा है ना सर। अब वो बाहर निकल के तो यही बोलेगा कि अरे फालतू डॉक्टर है, मत जा। तो किसने बढ़ाया अपना कंपटीशन? आपने खुद बढ़ा दिया। आप मार्क्स लाओ, 90 आपने लाया, आपके फ्रेंड ने भी 90 लाया, दोनों के मार्क्स इक्वल हो सकते हैं, नॉलेज तो इक्वल नहीं हो सकता ना सर। लाइफ आपको नॉलेज के लेवल पे भी तो कॉम्पीट करने का एक पॉइंट देगी ना। एग्जाम में दोनों को 90 थे, आगे चल के दोनों को सेम कॉलेज में सीट मिल गई, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। इंटरव्यू में तो दोनों डिफरेंशिएट होंगे ना सर, 100%। जिस दिन वहां तो नॉलेज का कंपटीशन लगेगा, उस दिन तो 90-90 कंपेयर नहीं होंगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चला गया, ऑब्वियसली आप हायर हो जाओगे। तो वो उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, और आप सोच रहे हो 90 ला कर भी देख, इसको भी 90 है, ये भी मेरे साथ। आपको क्या लेना देना उससे? लाइफ में वो पॉइंट आएगा जब आपके नॉलेज के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। उस पॉइंट का आप वेट करो। अगर आप इनफ ट्रेंड हो तो सर फिर वो जब लास्ट में ट्रेंड और जो पका हुआ इंसान है ना, वो सोना कुंदन बन जाता है तब के, वो चलता है सर। वो आज भी वो मुहावरा ट्रू है। आप अपने आप को पकाने पे ध्यान दो, ये सब फालतू चीजों पे ध्यान मत दो कि और कितने लोग दौड़ रहे हैं। एज लॉन्ग एज आप अच्छा दौड़ रहे हो ना, जीतोगे आप ही। ये डर वर सब निकाल दो दिमाग से। यस। डर बाहर निकालने के बाद हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, मतलब हार्डवर्क और बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ कही सर आपने। तो हमारे पास और एक स्टूडेंट है हमारे, तो उनके तरफ से एक सवाल है, सो प्लीज़ आप पूछिए सवाल सर। नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न ऐसा है कि मेरी एक छोटी बहन है, वो एक क्लासेस में पढ़ती है, बट वो सेमी इंग्लिश से है। तो जब वो इंग्लिश बोल रही थी, बोल नहीं पाई, रीड नहीं कर पाई, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हंसने लगे। मैं उनसे बड़ा हूँ, मैं थोड़ा एजुकेटेड हूँ। मेरा सवाल यहाँ पे ऐसा है, क्या भारत देश में जहाँ पे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्या इंग्लिश बोलना बहुत ही आवश्यक है,
अगर इंग्लिश नहीं बोल पाती तो क्या मैं भारतीय नहीं हूँ, या फिर मुझे सीखने का अधिकार नहीं है यहाँ पे? दूसरी चीज, यहाँ पे जज क्यों किया जाता है सर? अगर जज करते हैं और हमें इंग्लिश सीखना है तो जो हिंदी मीडियम से है या मराठी मीडियम से है या सेमी इंग्लिश से है, ये इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे कॉम्पिटिटिव आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे कम्पीट करेंगे इंग्लिश के बिना? और अगर इंग्लिश सीखनी है तो कैसे सीखेंगे? अगेन इस सवाल के भी बहुत सारे लेयर्स हैं, लेयर बाय लेयर जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि इंडिया इज़ अ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। अब ग्लोबल इकोनॉमी जब आप वर्ड यूज़ करते हो तो आपको ये वर्ड तो छोड़ना पड़ेगा कि क्या मैं हिंदी में नहीं पढ़ सकता, क्या मैं मराठी, क्योंकि अब अगर हम लोग ग्लोबल हो गए सर तो कंपटीशन उनके साथ करना ही पड़ेगा। अगर कंपटीशन उनके साथ होना है तो समवेयर कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट तो आएगा जहाँ पे हमको एक निगोशिएट करना पड़ेगा कि ठीक है ये एक भाषा है जिसको आपको भी सीखनी पड़ेगी, मुझे भी सीखनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट को सर हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। फैक्चुअली स्पीकिंग वो हमको मानना ही पड़ेगा कि इंग्लिश आगे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ही रहेगी। इससे मैं डिनाई भी करूं तो फिर वही हो जाएगा, फिर वो ग्लोबल इकोनॉमी वाला पॉइंट मेरा वैलिड नहीं पड़ेगा। दूसरा कि लोग अगर आपको जज करते हैं तो ये ट्रेनिंग सर आपको घर से देनी चाहिए। जैसे अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, दो टेनिस प्लेयर्स हैं। ये जिस एरिया में पली बड़ी हैं वहाँ पे 8वीं या 10वीं के बच्चे सीधा सीधा गन लेकर घूमते थे। इनके फादर ने इनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त करवाई है। ये जाते थे इनको कोर्ट पे प्रैक्टिस करवाने के लिए और ये उन आवारा लड़कों को बोलते थे कि आओ और मेरी बेटियों को गालियाँ दो, और गंदी गंदी गालियाँ दो, एकदम गंदी गंदी गालियाँ। इनके फादर को ये बात पता थी कि जिस दिन मेरी बेटियां एक्चुअल कोर्ट में उतरेंगी तो उस दिन उनका सत्कार नहीं किया जाएगा, रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। उस दिन एक आम ऑडियंस बैठी होगी और वो ऑडियंस इनकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है, इनको गंदी गंदी गाली देगी। अब एक लड़की को अगर आप अब्यूज कर रहे हो, ऑब्वियस है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। फादर इतने चालाक थे कि उन्होंने बचपन में इस बात की ट्रेनिंग करवा दी। वो खुद लड़कों को बोलते थे मेरी बेटियों को गाली दो। इन पे फिल्म भी बनी है, बहुत अच्छी फिल्म है। और वो फिल्म अगर कोई देखेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चों की ट्रेनिंग करवानी कैसे। आपके बच्चे जब जज होते हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं कि वो जज हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि वो जज होना कितना सीरियस ले रहे हैं। अब वो कितना सीरियस ले रहे हैं वो डिपेंड होता है कि आपने घर से उनको कैसी ट्रेनिंग देकर भेजा। अगर आप वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स जैसी ट्रेनिंग देकर भेजोगे, जज करना क्या, वो जो क्लास के बच्चे ऐसा ना, बच्चे को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, उन्होंने ट्रेनिंग ही ऐसी दी। अब जज तो सर हम लोग होंगे, जो चीज़ें अवॉइडेबल नहीं है अगर आप उनके पीछे काम कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि आप लोग जज ना करें ऐसी इन्वायरमेंट बना पाना, ये हाइपोथेटिकल होगा, ये कभी नहीं बनने वाला। इससे आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमी में अगर आपको कॉम्पीट करना, इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। इस सवाल में एक ही रास्ता ये है कि आप कैसे ना कैसे इंग्लिश सीखो। बाकी के जो इमोशनल एंगल है कि जैसे बच्चा, जैसे बताया गया कि नहीं वो बच्ची बहुत ज़्यादा वो इंसल्टिंग फील कर रही थी, लोग उसको जज कर रहे थे, ये सब एंगल आपको छोड़ने पड़ेंगे, इनसे आपको ऊपर आना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली कंपटीशन हारना कोई नहीं चाहता। अगर ये बच्ची इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो भी गई है और अगर मैं इससे बैठकर पूछूं कि ठीक है आपको इमोशनली बुरा लगा पर क्या आप हारना चाहते हो, तो वो बोलेगी नहीं हारना तो नहीं चाहती हूँ, तो फिर फाइनली बात जाएगी तो लड़ने पे ही ना। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली। सीधे सीधे उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं जिस प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन निकलेगा जब वो बच्ची इंग्लिश सीख जाएगी। ये सारे सीन से वो बच सकती थी अगर उसको इंग्लिश आता। दूसरा, अपने देश में अपनी भाषा का रिस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम सर आपको ग्लोबल लेवल पे अगर सीखना है या ग्लोबल लेवल पे अगर डेवलपमेंट करनी है तो आपको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। तो इस बात में इमोशंस लगाना गलत है। मुझे नहीं लगता इस बात को कोई भी इमोशनल एंगल से देखे कि क्या अपने देश में लोग हिंदी का मजाक उड़ाते हैं, इंग्लिश नहीं बोलो तो लोग चिढ़ाते हैं। ठीक है, ये बुरा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम एड्रेस करने लायक है। क्योंकि इसका फिर मैं आंसर क्या दूँ? फिर ये आंसर मैं दे सकता हूँ कि एक काम करो, अपनी भाषा में काम करो और इंग्लिश को बैन कर दो। ये बोलना आसान है पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। हमारा देश इतना तैयार नहीं है। चाइना था, उन्होंने बेसिक से ही काम किया था, इसलिए चाइना में आज भी सारी चीज़ें चाइनीज़ लैंग्वेज में होती हैं। अब ये एग्जाम्पल मैं भी दे सकता हूँ कि व्हेन चाइना कैन डू इट, सो मेनी कंट्रीज आर डूइंग इट, देन हम क्यों नहीं कर सकते? पर ये बात हमारे देश के लिए प्रैक्टिकल नहीं रही है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से होनी थी, वो हम अब पार कर चुके हैं वो स्टेज। अब अगर हम लोग ऐसा करने गए तो हम लोग अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा डिजास्टर क्रिएट कर देंगे। तो बेटर है कि अब हम लोग चाइना को उस पॉइंट पे कॉपी ना करें। अब हमको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। लास्ट लेयर ऑफ द क्वेश्चन इज कि अब वो बच्ची करे क्या? इंग्लिश अभी तक मैं अजीब लगता है मुझे जानकर कि अभी भी लोगों को इंग्लिश कुछ बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़ लगती है। भाषा एक स्किल है और दुनिया की हर स्किल सीखी जा सकती है। भाषा को आप एक टैलेंट के तरीके से नहीं ले सकते। भाषा कोई टैलेंट नहीं है। भाषा पूरी तरह से एक स्किल है। इसीलिए कई लोग 10-10 भाषाएं बोल लेते हैं। उसमें टैलेंट का कोई रोल ही नहीं है।
हर भाषा को सीखने के कुछ रूल्स बनाए गए, आप वो रूल्स सीख लो, आपको भाषा आ जाएगी। लास्ट प्रॉब्लम कहाँ आता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, वो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो बच्चे सीख तो लेते हैं, उनके दिमाग में वोकैबुलरी फिट हो गई है, वर्ड आ रहा है, पर वो बोलने की डेयरिंग नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली इसका एक ही रास्ता है कि आपको डेयरिंग ही करनी पड़ेगी। हर जितने भी एक ह्यूमन कैरेक्टर के जितने भी पॉइंट्स है, सबका एक ना एक रोल होता है सर। तो एक ह्यूमन कैरेक्टर है विल पावर। अगर बिना विल पावर के आप सारी चीज़ें कर सकते हो तो फिर विल पावर वर्ड बनाया क्यों है? कहीं कहीं पे जाकर नॉलेज, प्रॉब्लम, इमोशन, ये सबसे काम नहीं चलता। आपको हिम्मत दिखानी ही पड़ती है। वहाँ पे जाकर अगर आप कोई फार्मूला ढूंढ रहे हो कि कोई कुछ कैप्सूल दे दे, कोई कुछ फार्मूला समझा दे, कोई मोटिवेट कर दे, नहीं काम करेगा। भाषा के केस में आपको अपनी विल पावर के साथ एक बार डेयरिंग करके बोलना ही पड़ेगा। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। लोग बोलते हैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। मेरा तो सिंपल सा बोलना है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 3-4 मेथड्स हैं जो हमेशा से यूनिवर्सल रहे। एक, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लो। दूसरा, थोड़ा सा लोकल बोलना शुरू कर दो, छोटा मोटा सेंटेंस। जैसे क्लासरूम में आप बोल रहे हो, मे आई कम इन सर, कैन आई सिट देयर, छोटे छोटे सेंटेंसेस है। पर वो एक सेंटेंस जैसे आप पूरा बोल जाओगे ना, तो आपके अंदर जो यूफोरिया मोमेंट क्रिएट होगा ना, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। वो जो माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस जहां जमे आप बोलना शुरू करो। सबसे बेस्ट है कॉल सेंटर में कॉल करके बात करना, क्योंकि वहाँ पे जो सामने बैठा हुआ है वो आपको जज नहीं कर सकता। उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपके लिए मैटर नहीं करता, आपको उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, क्या बिना प्रैक्टिस का कोई मेथड है? नहीं है सर। भाषा एक स्किल है और हर स्किल के लिए प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस के मेथड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, पर करना तो सर आपको प्रैक्टिस ही पड़ेगा। तो ये जो भी बच्चे है जिसके साथ ये इंसिडेंस हुआ, ये अच्छा तो नहीं है। अपने देश में अपनी भाषा के लिए आप जज किए जा रहे हो, इट इज़ नॉट गुड। बट सर सोल्यूशन तो यही है कि आप कैसे ना कैसे वो प्रैक्टिस वाले मेथड पे जाओ, आप अपनी भाषा का सम्मान करो। बट आपको कहीं ना कहीं सर इंग्लिश सीखनी तो पड़ेगी। करियर इज़ इम्पॉर्टेंट। और पूरे देश को बदल पाने वाला वो जो पॉइंट था ना, जब हम लोग अपनी भाषा में पूरा सब कुछ कर सकते थे, वो पॉइंट अब हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो अब उसमें अभी भी बिलीव करना वो सपने देखने जैसा हो जाएगा। दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। बेटर है कि अब बच्चे सीखने की तरफ ध्यान दें, छोटा छोटा वर्ड सीखें, जहाँ जहाँ जगह मिले ट्राई करें। टीचर्स के सामने, कहीं लोकल मार्केट में, मॉल वगैरह में, वो दैट काउंटर इज वेयर, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलोगे ना, बोला आपने 2 वर्ड है, पर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा आता है। ऐसे ही करके सर आपको डेवलप करना पड़ेगा। भाषा का तो यही एक तरीका है सर। क्या बात है सर। तो बहुत अच्छी चीज़ रखी आपने, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इस लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश सीखने के लिए जो कुछ टिप्स दिए वो भी अच्छा है कि बोलना चाहिए या फिर डरना नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो देखिए, ये तो चीज़ें हो गई। अभी बहुत सारे डिस्कशन हुआ है, कौन सी फील्ड में हम जाए, कैसे सीखे, AI का यूज़ है, उस तरह से उसी के साथ एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करे, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब ये सब हो गया, बच्चा एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब को भी लगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जॉब पे लगने के बाद उसको जब मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में बोलना, या फिर किसी ग्रुप के सामने अपनी बातें रखना, या फिर कभी प्रेजेंटेशन होगा कहीं तो वो प्रेजेंटेशन करना, तो उस समय डर रहता है। जब वो जॉब को लगता है उस समय डर लगता है, थोड़ा डर होता है कि बाबा कैसे मैं बोलूँ। वो शाय होता है, थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और उस हिसाब से स्कूल लेवल में भी बच्चों को ये प्रॉब्लम है, कैसे मैं आगे आके टीचर्स के सामने बोलूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर मुझे सवाल है मेरे मन में, तो उसका अगर मुझे आंसर चाहिए तो मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। तो उसका भी डर है बच्चों के लिए, बच्चों के मन में। तो इस डर को कैसे हमें मतलब ट्रैक करना है, या फिर सामना कैसे करना है इस डर का? सर, ये जो एंजाइटी है ना, एंजाइटी है, स्पीकिंग एंजाइटी, कि आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलने जाते हो या फिर 4 लोगों के बीच में बोलना पड़ता है। इनफैक्ट MBA के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें तो GDPI होता है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको 4-5 लोगों में बिठा दिया जाता है, आपको बोलना पड़ता है। सर, ये आपको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे स्कूल्स में इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं होता। पर अगर आपके स्कूल में जो छोटे छोटे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको कहीं पे भी कुछ बैठकर कोई स्पीच देनी है, तो अब वो वहाँ पे स्टेज पे डायरेक्ट आप जाके ट्राई करोगे, ऑफकोर्स आप डर जाओगे, और वो डर फिर आपके दिमाग से जाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली आपको जो अपने एरिया लेवल पे, फ्रेंड लेवल पे जो भी 4-5 लोग आप लोग हो, आपको धीरे धीरे, वही सर मैंने बोला ना, ये इसका जड़ जो है वो विल पावर है। यू आर लैकिंग इन विल पावर। अब मैं आपको कोई भी सजेशन दूंगा, अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो आप फेल ही होने वाले हो। और अगर आप विल पावर अगर एक बार यूज करने लग जाओ,
छोटा सा आप ट्राई कर लो घर में। अगर आप अपने माँ बाप के सामने कोई एक टॉपिक पे बोल दो, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, फिर आप अपने 4 फ्रेंड्स में बोल दो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, तो विल पावर यूज़ करो, स्कूल के किसी कंपटीशन में आप बोलना शुरू करो। अब ये सजेशन मैं अपने टीचर्स को नहीं दे सकता, हमको भी पता हमारे स्कूल में टीचर्स क्यों जाते हैं, वो सिर्फ बस प्रेजेंट ही लगाने जाते हैं। दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। स्टूडेंट क्या डेवलप्ड हो रहा है, मेंटली क्या डेवलप्ड हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उस पर बोलना तो वो एकदम वो प्रवचन जैसा हो जाएगा। मैं पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बदल सकता। इसके लिए स्टूडेंट को अपने लेवल पे ही एफर्ट लगाने होंगे सर। उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढने होंगे, आस पड़ोस में कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हो, क्लासेस लगा लो। थिएटर करना बहुत अच्छा होता है, बहुत सुपर्ब होता है। अगर आप थिएटर वगैरह में जा सकते हो, भले आप साइड में खड़े रहकर 1-2 डायलॉग का रोल कर लो, पर उससे जो आपका डर निकलता है और जो बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, दैट इज इमेंस, दैट विल चेंज यू। अब ये छोटे छोटे मौके आपको बनाने पड़ेंगे अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, कि आपकी लोकेलिटी में ऐसा कहाँ रास्ता है। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो बहुत काम कर जाता है। आप 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में अपने से 1-2 स्टैंडर्ड छोटे बच्चों को आप पढ़ाओ। ये बहुत इंप्रूव करता है आपको, और आपको डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि सामने जो बच्चा बैठा है वो आपको जज नहीं कर सकता। अगर आपने अब आप अपने आप को ट्रेन करो, ये सिर्फ आप जानते हो ना। अभी आपने उसको एक सिंपल सा फॉर्मूला भी सिखा दिया, A+B²। अगर आप उसमें फंबल कर रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, ये बात उसको नहीं समझ रही है ना, तो आपको डर नहीं लगता। ये सबसे सिंपलेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस का, कि आस पड़ोस के अपने से छोटे बच्चों के साथ बात करो, उनको कोई तो भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि फिर वो लोग भी आपसे वैसे ही बात करेंगे जैसे आप लोग मेरे से बात कर रहे हो। जैसे आप मुझसे प्रॉब्लम सुन रहे हो, पूछ रहे हो, वैसे वो बच्चे उनसे पूछेंगे। और जब आप उनको सोल्यूशन ऑफर करते हो ना, अब एक छोटा सा बच्चा आपसे पूछ ले, मेरे से ए नहीं बन रहा है, जब आप उससे ए बनवाने जाओगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वो जो डर था ना आपका, वो निकलता। फिर एक की जगह अगर आप 2 बच्चों को सिखा पा रहे हो, स्लोली 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 आपका वही जो डर था वो विल पावर में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर आप अपने आप डेयरिंग करने लग जाओगे। वो जो आस पड़ोस के छोटे बच्चों तक की जो कहानी थी, वो फिर वो स्कूल तक अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और वो डर एक बार निकल गया, बस बाकी की कहानी फिर आप अपने आप बना लोगे। और जिसका भी डर सर निकला है ना, ऐसे ही निकला है, इतिहास गवाह है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं बना है। क्या बात है, डर के आगे जीत है, जिंदगी की यही रीत है। तो बहुत अच्छी बातें थी कि डर मतलब कैसे गलाने का, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन था आज का। मतलब बहुत सारे सवाल हुए जो बच्चे के मन में थे, और उन सवाल के जो आंसर है वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, और एक नई सीख बच्चों को मिली है, और नई चीज़ें, नए विचार जो है बच्चों के सामने आपने आपकी तरफ से रखे। तो मैं रियली आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और सर की और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर वो बातें अगर आप सुनना चाहते हो तो सर का यूट्यूब चैनल भी है, सर का सुजीत सर, तो उस यूट्यूब चैनल की लिंक मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के डिस्कशन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सर का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और हर एक वीडियो देखिए। 100% वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, बिकॉज सर का जो एक्सपीरियंस है बहुत सारा है। आपके ध्यान में आया होगा आज के डिस्कशन से कि सर का एक्सपीरियंस जो है वो कितना बड़ा है। तो थैंक यू सो मच सर। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। जो भी डाउट है लाइफ में, उसके रास्ते ढूंढो। मैंने लाइफ में देखा है बहुत सारे बच्चे इसलिए स्टक होकर रह जाते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पहले वो प्रॉब्लम किसी और को नहीं आया होगा? हर किसी को आया था, उसमें से सिर्फ कोई 1% इंसान आगे इसलिए निकल पाया क्योंकि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड थे। जो भी आपके सवाल हैं वो किसी इंटरव्यू में तो पूरे के पूरे नहीं आएंगे, बस आपको अपने लेवल पे ये करना है कि जब भी कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, सोचो कि वो सेम प्रॉब्लम में किसी दूसरे इंसान ने कैसे रास्ता ढूंढा था, और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ वो पॉइंट पे, बट यू विल गेट योर वे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, रियली थैंक यू सो मच। क्या बात है, और आपको भी धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें रखी और बच्चों के सामने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच सर। जल्दी मिलेंगे अगले कुछ एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बाय।